मौसमियाती तब्दीलियों से मुतालिक आलमी कॉन्फ्रेंस में भरपूर मौक़िफ़ पेश किया। टीम वर्क की बदौलत मुल्क को दरपेश माहौलियाती चैलेंजेस उजागर किए। आलमी बरादरी को पाकिस्तान में सैलाब की तबाहकारियों, बहाली और मुश्किलात से आगाह किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की लंदन में मीडिया से गुफ्तगू। पाकिस्तान सऊदी अरब आला सतह राब्ता काउंसिल का रियाद में इजलास। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी और सऊदी वज़ीर ख़ारजा फैसल बिन फरहान ने सदारत की। दो तरफ़ा ताल्लुकात और मुख्तलिफ शोबों में ताउन को वुसअत देने पर तबादला ख़याल। पाकिस्तान सऊदी अरब की सलामती और तहफ़्फ़ुज़ के लिए गैर मुतज़लज़ल हिमायत जारी रखेगा। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी। सुप्रीम कोर्ट में 3 नए जजेस ने अपने ओहदों का हलफ उठा लिया। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने जस्टिस सैयद हसन अजहर रिजवी, जस्टिस शाहिद वहीद और जस्टिस अतर मिनुल्लाह से हलफ लिया। तकरीब में सुप्रीम कोर्ट के जज साहिबान और वकला की शिरकत। 3 नए जजेस के हलफ उठाने के बाद अदालत उज़्मा में जजेस की तादाद 15 हो गई। जस्टिस आमिर फारूक की बहैसियत चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट हल्फ बर्दारी। सदर आरिफ अलवी ने ऐवान सदर में हल्फ लिया। जस्टिस आमिर फारूक अदालत आलिया के छठे चीफ जस्टिस हैं। जस्टिस अतर मिनुल्लाह की सुप्रीम कोर्ट में तैनाती के बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस का ओहदा खाली हो गया था। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का सियालकोट और मंगला गैरिजन का अलविदाई दौरा। अफसरों और जवानों से मुलाकात। कुदरती आफात से निमटने, मुख्तलिफ ऑपरेशंस और तरबियती उमूर में फॉर्मेशंस की बेहतरीन कारकर्दगी की तारीफ। अफसर और जवान भरपूर जज्बे और आज़म से कौमी खिदमत जारी रखें। जनरल कमर जावेद बाजवा। बहरीन एयर शो में JF-17 थंडर की घनगरज और शानदार एरोबेटिक्स ने मेला लूट लिया। एयर शो में पाक फजाइया के सरबराह एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू समेत मुख्तलिफ ममालिक के वफूद और आला फौजी हुक्काम की बड़ी तादाद में शिरकत। पाक फजाइया के एहलकारों ने जंगी तैयारी की ऑपरेशनल सलाहियतों और जदीद तैयारी हथियारों से मुताल्लिक मालूमात फराहम की। रावलपिंडी और इस्लामाबाद की तमाम सड़कें ट्रैफिक के लिए खोल दी गईं। मरी रोड, एयरपोर्ट रोड, पीर बधाई मोड़ पर ट्रैफिक बहाल। मोटरवे M1 और M2 पर ट्रैफिक बहाल। IGP रोड, सवा कैंप GT रोड, टेक्सला और गुजर खान से भी रुकावटें हटा दी गईं। इस्लामाबाद में एक्सप्रेस चौक और नादरा चौक से रेड जोन का दाखिली और खारजी रास्ता बंद है। इस्लामाबाद की दीगर तमाम शाहराहें ट्रैफिक के लिए खुली हैं। मकबूजा कश्मीर में भारतीय फौज के हाथों इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जियां। कुपवाड़ा और बारामूला में महासरे और तलाशी की कार्रवाइयां। मुतअद्दिद नौजवान गिरफ्तार। माबराए अदालत कातिल किए जाने का खदशा। शपैया में जमात इस्लामी के ज़ेर इंतजाम 9 अमलाक सी। जनीवा में अक़वाम मुत्तहिदा की इंसानी हकूक काउंसिल के इजलास के मौके पर ब्रोकन चेयर स्क्वायर पर एहतजाजी कैंप का इनकाद। भारत में अक़लियतों पर मज़ालिम और इम्तियाजी कवानीन के खिलाफ एहतजाज, शदीद नारेबाजी। अक़वाम मुत्तहिदा से भारत में इंसानी हकूक की संगीन खिलाफ वर्जियों के खात्मे के लिए किरदार अदा करने की अपील। G20 मुल्कों का सरबराह इजलास 15 नवंबर को इंडोनेशिया के शहर बाली में होगा। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन का शिरकत से इनकार। यूक्रेन जंग में 1 लाख रूसी फौजी हलाक या जख्मी हो चुके हैं। 40,000 से ज्यादा यूक्रेनी भी मारे गए। चेयरमैन अमरीकी ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ जनरल मार्क मिली का दावा। नामवर प्लेबैक सिंगर ए नैयर को मद्दाहों से बिछड़े 6 बरस बीत गए। पंजाब यूनिवर्सिटी से बहैसियत इंग्लिश टीचर अमली जिंदगी का आगाज करने वाले आर्थर नैयर ने 1974 में फनी सफर का आगाज किया। 80 की दहाई में फिल्मी दुनिया में उनकी हुक्मरानी रही और 5 बार बेहतरीन गुलकार का निगार अवार्ड हासिल किया।
क्रिकेट का वर्ल्ड चैंपियन कौन, पाकिस्तान या इंग्लैंड? फैसला इतवार को होगा। फाइनल में ग्रीन शर्ट्स और इंग्लिश टीम मेलबर्न में होंगे मद्दे मुकाबिल। दोनों टीमें 30 साल बाद किसी मेगा इवेंट के फाइनल में आमने सामने। कौमी टीम के मेलबर्न में डेरे, फाइनल भरपूर होगा। वजीर आजम शहबाज शरीफ का ट्वीट। T20 वर्ल्ड कप दूसरे सेमीफाइनल में इंग्लैंड के हाथों भारत की जबरदस्त धुलाई। इंडियन टीम का मेलबर्न की बजाय मुंबई का टिकट कट गया। इंग्लिश टीम की 10 विकेटों से कामयाबी, 169 रन का हदफ बगैर नुकसान के 16 ओवर्स में हासिल कर लिया। ओपनर्स एलेक्स हेल और जोस बटलर की तूफानी बैटिंग, 170 रन की पार्टनरशिप, T20 वर्ल्ड कप का नया रिकॉर्ड कायम। मेगा इवेंट PTV स्पोर्ट्स HD पर बराह रास्त। अंतालिया तुर्किया में वर्ल्ड स्नूकर चैंपियनशिप। पाकिस्तान के बाबर मसीह की सेमीफाइनल में रसाई। बाबर मसीह ने क्वार्टर फाइनल में भारत के बर्जिश तामनी को 1 के मुकाबले में 4 फ्रेम से शिकस्त दी। सेमीफाइनल में बाबर मसीह का मुकाबला मलेशिया के लिमिंग से होगा। और यूरोपियन फुटबॉल लीग्स के दिलचस्प और सनसनीखेज मुकाबले जारी। स्पेनिश लीग ला लीगा में रियल मैड्रिड ने कादिज और वेलेंशिया ने रियल बीट्स को हरा दिया। इतालवी लीग में लाजियो की मोन्जा के खिलाफ कामयाबी। अस्सलामुअलैकुम, न्यूज़ स्टूडियो से खुश आमदीद। दिन 12 बजे के खबरनामे के साथ में हूँ शाहिद नसीम और मैं हूँ सलमा कौसर। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं कि वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा है पाकिस्तान COP27 में अपना मौक़िफ़ वाज़े करने में कामयाब रहा। लंदन में मीडिया से गुफ्तगू में वज़ीर आज़म ने कहा कि पाकिस्तान ने आलमी बरादरी को मौसमियाती तब्दीलियों से पैदा होने वाले मसाइल से आगाह करने की भरपूर कोशिश की है और COP27 में कामयाबी बेहतरीन टीम वर्क का नतीजा है। उन्होंने कहा कि कॉन्फ्रेंस में वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी, वज़ीर मौसमियाती तब्दीली शेरी रहमान, वज़ीर इत्तलात और नशरियात मरियम औरंगज़ेब समेत दूसरे अरकान और पाकिस्तानी मिशन ने भरपूर काम किया। पाकिस्तान सऊदी अरब आला सतह राब्ता काउंसिल का इजलास रियाज में हुआ, जिसमें वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी और उनके सऊदी हम मनसब फैसल बिन फरहान ने मुश्तरका सदारत की और इस होने वाले इजलास में दो तरफ़ा ताल्लुकात और मुख्तलिफ शुबों में ताउन को वुसअत देने पर तबादला ख्याल हुआ। बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने इलाकाई और आलमी सतह पर हर बदलते हालात के तनाजुर में भारत के गैर कानूनी कब्जे के शिकार मकबूजा जम्मू कश्मीर, अफगानिस्तान, यमन और शाम समेत तमाम बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर मौक़िफ़ में हम आहंगी जारी रखने का आज़म दोहराया। बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने कहा कि पाकिस्तान सऊदी अरब की सलामती और तहफ़्फ़ुज़ के लिए गैर मुतज़लज़ल हिमायत जारी रखेगा। वज़ीर ख़ारजा ने इलाकाई ममालिक के इस्तेहकाम को दरपेश ख़तरात के हवाले से दहशतगर्द ग्रुपों के खिलाफ मिलकर काम करने की अहमियत पर जोर दिया। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी की खलीज ताउन काउंसिल के सेक्रेटरी जनरल नाइफ बिन फलाह अल हजरफ से भी मुलाकात हुई। इस मौके पर वज़ीर ख़ारजा ने पाकिस्तान खलीज ताउन काउंसिल के दरमियान आज़ाद तिजारती मुआहदे के लिए जारी बातचीत पर भी रोशनी डाली। वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि पाकिस्तान स्ट्रेटेजिक मुज़ाकरात का अगला दौर इस्लामाबाद में मुनक़िद करवाने के लिए तैयार है। बिलावल भुट्टो ज़रदारी और सेक्रेटरी जनरल GCC ने भारत के गैर कानूनी कब्जे के शिकार मकबूजा जम्मू कश्मीर, अफगानिस्तान और यमन समेत इलाकाई और आलमी उमूर पर भी तबादला ख्याल किया। पाकिस्तान और एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक के दरमियान $50 करोड़ के मुआहदे पर दस्तखत हो गए हैं। मुआहदे की तकरीब मिस्र के शहर शर्म शेख में हुई। COP27 इजलास के दौरान होने वाली तकरीब में वफाकी वज़ीर बराए माहौलियाती तब्दीली शेरी रहमान भी मौजूद थी। मुआहदे पर बैंक के नायब सदर इन्वेस्टमेंट ऑपरेशंस को ने दस्तखत किए। कौमी असम्बली का इजलास स्पीकर राजा परवेज अशरफ की ज़ेर सदारत जारी है। इस इजलास की कार्रवाई के बारे में हम कुछ तफसीलात भी आपके साथ शेयर करेंगे। हमारे नुमाइंदे रिजवान बट इस वक्त हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं, उनसे कुछ मजीद तफसीलात जानते हैं। रिजवान, बताइएगा, कौमी असम्बली का इजलास इस वक्त जारी है, क्या तफसीलात हैं आपके पास?
جی اس وقت قومی اسمبلی کا اجلاس اسپیکر راجہ پرویز اشرف کی زیر صدارت جاری ہے۔ اس وقت وقفہ سوالات میں جو وزیر توانائی ہیں خرم دستگیر وہ اظہار خیال کر رہے ہیں۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ سندھ اور بلوچستان کے جو سیلاب زدہ اضلاع تھے اس میں ابتدائی دنوں میں وزیر اعظم شہباز شریف کے ساتھ انہوں نے خود جا کر مختلف اضلاع کا دورہ کیا اور وہاں پر جو بجلی کے نظام ترسیل کے حوالے سے جو نقصانات ہوئے ان کا جائزہ لیا گیا۔ اس کے حوالے سے وزیر اعظم نے جو سیلاب سے متاثرہ علاقے تھے ان کے لیے جو ہے وہ ایک بجٹ مختص کیا تھا، جس میں اب وہاں پر بجلی کی ترسیل کا جو کام ہے وہ کافی حد تک مکمل ہو چکا ہے۔ اس کے علاوہ جب اجلاس شروع ہوا تو رکن قومی اسمبلی نورین فاروق ابراہیم کے خامن جو انتقال کر گئے تھے ان کے لیے جو ہے وہ دعا کروائی گئی اور یہ دعا جو ہے رکن قومی اسمبلی مولانا عبدالاکبر چترالی نے کروائی۔ اس وقت جو ہے وہ قومی اسمبلی کا اجلاس جاری ہے۔ بہت شکریہ رضوان، آپ نے قومی اسمبلی کی کارروائی سے متعلق بتایا۔ سپریم کورٹ میں 3 نئے ججز نے اپنے عہدوں کا حلف اٹھا لیا ہے۔ چیف جسٹس آف پاکستان امرتا بندیال نے جسٹس سید حسن اظہر رضوی، جسٹس شاہد وحید اور جسٹس اطہر من اللہ سے حلف لیا۔ تقریب میں سپریم کورٹ کے جج صاحبان اور وکلاء نے شرکت کی۔ 3 ججز کے حلف اٹھانے کے بعد سپریم کورٹ میں ججز کی تعداد 15 ہو گئی ہے۔ جسٹس عامر فاروق نے چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کے عہدے کا حلف اٹھا لیا ہے۔ صدر ڈاکٹر عارف الوی نے ان سے حلف لیا۔ تفصیل جانتے ہیں محمد مظہر عباس سے۔ ایوان صدر اسلام آباد میں حلف برداری کی پروقار تقریب ہوئی۔ صدر مملکت نے جسٹس عامر فاروق سے چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کے عہدے کا حلف لیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں جسٹس عامر فاروق صدق دل سے حلف اٹھاتا ہوں کہ میں خلوص نیت سے پاکستان کا حامی اور وفادار رہوں گا۔ بحیثیت چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ میں اسلامی جمہوریہ پاکستان کے دستور کو ہر حالت میں ہر قسم کے لوگوں کے ساتھ بلا خوف و رعایت قانون کے مطابق انصاف کروں گا۔ جسٹس عامر فاروق اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6ٹھے چیف جسٹس ہوں گے۔ وہ 2015 میں بطور جج اسلام آباد ہائی کورٹ تعینات ہوئے۔ وکلا تنظیموں کے عہدیداروں اور وکلا کا کہنا ہے کہ جسٹس عامر فاروق نے ہمیشہ قانون اور آئین کے مطابق فیصلے کیے اور وہ بطور چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی انصاف کے تقاضے پورے کریں گے۔ لوگوں کے حقوق کے تحفظ کے لیے انہوں نے بہت اچھی ججمنٹ دی ہیں، اچھے فیصلے کیے ہیں اور یہ بہت خوش آئند ہے۔ معاشرے میں آلریڈی کافی کیوس ہے، فساد ہے، انارکی ہے، وہ تبھی دور ہو سکے گی جب سستا اور فوری انصاف عدالتوں سے میسر آئے گا۔ جسٹس عامر فاروق صاحب کو جو ماضی ہے وہ اس عمر کا بین ثبوت ہے کہ انہوں نے ہر مرحلہ پر ایک بہترین انداز میں اپنے کارہائے منصبی کو سر انجام دیا۔ بطور چیف جسٹس حلف اٹھانے کے بعد جسٹس عامر فاروق اسلام آباد ہائی کورٹ پہنچے تو پولیس کے چاق و چوبند دستے نے انہیں سلامی پیش کی۔ جسٹس عامر فاروق نے 1988 میں ایچیسن کالج سے ہائر سینئر کیمبرج کا سرٹیفکیٹ حاصل کیا۔ وکالت کی ڈگری حاصل کرنے کے بعد بارٹ لا کی ڈگری حاصل کی اور 1994 میں پاکستان واپس آ کر لاہور ہائی کورٹ اور 2007 میں سپریم کورٹ کے وکیل بنے۔ وہ 2015 میں بطور جج اسلام آباد ہائی کورٹ تعینات ہوئے۔ جسٹس عامر فاروق نے بطور جج عہدہ سنبھالنے کے بعد سنگل بینچ میں 10,000 سے زائد کیسز نمٹائے، جبکہ ڈویژن بینچ میں ساتھی ججز کے ہمراہ بھی 5,000 کیسز کے فیصلے سنائے۔ محمد مظہر عباس، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔ وفاقی حکومت کی جانب سے سود کو غیر شرعی قرار دینے سے متعلق شریعت کورٹ کے فیصلے کے خلاف دائر اپیلیں واپس لینے کے اعلان سے ملک میں اسلامی بینکاری نظام کی راہ ہموار ہو گئی ہے۔ رانا افتخار احمد رپورٹ کریں گے۔ اسلامی بینکاری ایک ایسا نظام ہے جو اسلامی معیشت کے اصولوں کو مد نظر رکھ کر قائم کیا گیا ہو اور اس کے تحت تمام امور شریعت کے مطابق انجام دیے جائیں۔ اسلامی بینکاری نظام میں امانت رکھنے یا قرض لینے کی صورت میں منافع کے لین دین کو ربا یا سود سمجھا جاتا ہے۔ پاکستان کے آئین کی شق 38 کے تحت ربا کے جلد خاتمے کو لازمی قرار دیا گیا ہے۔ پاکستان کے لوگوں کا یہ مطالبہ رہا ہے کہ پاکستان میں سودی نظام کا خاتمہ ہو۔ محترم وزیر اعظم میاں شہباز شریف صاحب اور پی ڈی ایم میں موجود جماعتیں جو ہیں ان کے تمام حلفاء کی مشاورت سے وزیر اعظم میاں شہباز شریف صاحب نے یہ ہدایات جاری کی کہ اس اپیل کو واپس لیا جائے جو وفاقی شرعی عدالت کے فیصلے کے خلاف کی گئی ہے۔ ہم اس پر اللہ کا شکر بھی ادا کرتے ہیں اور تمام پاکستانی قوم کی طرف سے، پاکستان کے علماء مشائخ کی طرف سے شکریہ ادا کرتے ہیں۔
रिबा ऐसा सूद है जो किसी कर्ज के बदले हासिल किया जाए। इसे इस्लामी बैंकारी में इस्तेहसाल पर मबनी तस्वुर किया जाता है। 70 की दहाई में पहला इस्लामी बैंक दुबई में कायम हुआ, जिसके बाद पाकिस्तान में भी कई इस्लामी बैंक वजूद में आए। पाकिस्तान की फेडरल शरीयत कोर्ट में 30 जून 1990 को सूदी निज़ाम के खात्मे से मुतल्लिक पहली दरख्वास्त दायर की गई। 1991 में शरई अदालत के 3 रुकनी बेंच ने सूदी निज़ाम के खिलाफ फैसला सुनाया, जिसे वफाकी हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने फेडरल शरीयत कोर्ट का फैसला बरकरार रखते हुए हुकूमत को जून 2000 तक फैसले पर अमल दरामद का हुक्म दिया, जिस पर हुकूमत की जानिब से नज़रसानी की अपील दायर कर दी गई। 24 जून 2002 को शरई अदालत का फैसला मुअत्तल कर दिया गया और रिबा की तशरीह के लिए मुकदमा वापस शरई अदालत को भिजवा दिया गया। 2013 से मुकदमे की समाअत दोबारा शुरू हुई और 19 साल बाद यानी 28 अप्रैल 2022 को मुकदमे का फैसला सुना दिया गया। सूद जो है से पाक माशरा ही इंसानियत के फलाह व बहबूद का ज़रिया है, तो इसलिए मैं मौजूदा हुकूमत का भी मशकूर हूँ कि उन्होंने एक कदम उठाते हुए जो अपील उन्होंने जो है दायर की थी, उस अपील को वापस लेने का ऐलान किया है। 26 जून 2022 को स्टेट बैंक ने वफाकी शरई अदालत के मुल्क में राइज सूदी निज़ाम को गैर शरई करार देने के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया। ताहम अब मौजूदा मखलूत हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट में अपीलें वापस लेने का फैसला किया है और बैंकारी निज़ाम को सूद से पाक कुरान और सुन्नत के मुताबिक करने के लिए कोशिशें तेज करने के अज़म का इरादा किया है। वफाकी शरई अदालत के फैसले के तहत 31 दिसंबर 2027 तक मुल्क का बैंकारी निज़ाम सूद से पाक करना होगा। राना इफ्तिखार अहमद, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने सियालकोट और मंगला गैरिजन का अलविदाई दौरा किया। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने अफसरों और जवानों से मुलाकात और खिताब में कुदरती आफात, तरबियती मशकों और दिफाए वतन के लिए मुख्तलिफ ऑपरेशंस में दोनों फॉर्मेशंस की आला कारकर्दगी को सराहा। जनरल कमर जावेद बाजवा ने जवानों को हिदायत की कि हालात खा कैसे भी हों, वो कौमी खिदमत में अपनी जिम्मेदारियां पूरी लगन और तंदही से अंजाम दें। इससे कबल सियालकोट आमद पर लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद आमिर ने आर्मी चीफ का इस्तकबाल किया, जबकि मंगला में लेफ्टिनेंट जनरल एमन बिलाल सफ्तर ने जनरल कमर जावेद बाजवा का इस्तकबाल किया। सरबराह पाक फजाइया की बहरीन इंटरनेशनल एयर शो ब्यास 2022 में शिरकत। सरबराह पाक फजाइया एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू ने बहरीन एयर शो की इफ्तिताही तकरीब में शिरकत की, जिसमें फ़ख्रे पाकिस्तान JF-17 थंडर तैयारे ने भी हिस्सा लिया। इस मौके पर मुख्तलिफ ममालिक के वफूद भी बड़ी तादाद में मौजूद थे। तकरीब में दीगर तैयारों और दिफाई आलात के साथ साथ मुल्की सतह पर तैयार करदा JF-17 लड़ाका तैयारा नुमाइश की तवज्जो का मरकज बना रहा। सरबराह पाक फजाइया ने एयर शो में पाक फजाइया के अहलकारों की कारकर्दगी की तारीफ करते हुए कहा कि तकरीब में उनकी शिरकत कौम के लिए बाइस फ़ख्र है। उन्होंने मेगा इवेंट में उम्दा शो पेश करने पर पाक फजाइया की टीम की भी तारीफ की। बाद अज़र सरबराह पाक फजाइया ने मुख्तलिफ स्टॉल्स का दौरा किया और कई आला ओहदेदारान से मुलाकात की। एयर शो में JF-17 थंडर तैयारों की शिरकत ने पाक फजाइया को अपनी जदीद सलाहियतों के जौहर दिखाने और मुमकिना खरीदारों को बैनुल-अक़वामी मार्केट में लड़ाका तैयारे की गैर मामूली सलाहियतों को जांचने का एक बेहतरीन मौका फराहम किया। नाज़रीन, पाक फौज से इजहार यकजहती के लिए मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में रैलियां निकाली जा रही हैं। सिंध के शहर बदीन में पाक फौज के हक में एक रैली निकाली गई। नवाही शहर नंदो में नंदो एक्शन कमेटी की जानिब से मल्लाह हाउस से निकलने वाली रैली शहर के मुख्तलिफ रास्तों से होती हुई शाहनवाज चौक पहुंची। शुरका ने बैनर्स और प्ले कार्ड्स उठा रखे थे, जिन पर पाक फौज के हक में नारे दर्ज थे। रैली के शुरका ने खिताब करते हुए कहा कि पाक फौज हमारी रेड लाइन है, हम किसी को भी ये रेड लाइन अबूर करने नहीं देंगे। मलिकफाल में किसान बोर्ड पाकिस्तान के ज़ेर इंतजाम पाक फौज के हक में रैली निकाली गई। रैली के शुरका ने पाक फौज के हक में नारे लगाए। इस मौके पर खिताब करते हुए किसान बोर्ड के ज़िला सदर ने कहा कि पाक फौज इस मुल्क की महाफिज है। बाद सियासी अनासर की जानिब से पाक फौज के खिलाफ मनफी प्रोपेगेंडा नाकाबिले बर्दाश्त अमल है। उधर लोधरा में सिविल सोसाइटी और शहरियों की जानिब से एक रैली निकाली गई, जिसमें सियासी, समाजी और कारोबारी शख्सियात समेत शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। रैली से खिताब करते हुए मुकर्ररीन ने कहा कि पाक फौज की सरहदों की महाफिज और मुल्क के दिफा की जामिन है। फौज के खिलाफ मनफी प्रोपेगेंडा करने वाले अनासर को कभी कामयाब नहीं होने दिया जाएगा। मैं समझता हूं कि अगर हमारी पाक फ़ौज मजबूत है तो हम मजबूत हैं। अगर पाक फ़ौज मजबूत है तो हमारी नस्लें मजबूत होंगी, हमारी नस्लें महफूज होंगी। पाक फ़ौज के ख़िलाफ़ मन घड़त बकवास करने वालों को मैं कहता हूं कि पाक फ़ौज को
इज्जत दो। इस वक्त हम तमाम सिविल सोसाइटी एक पेज पर इकट्ठे हैं पाक फौज की तायद में, और अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त पाक फौज हमारे लिए एक माँ का दर्जा रखती है। जब भी कोई नागहानी आफत आई, चाहे वो ज़लज़ले की सूरत में, चाहे वो सैलाब की सूरत में, जब भी हम लोग तंग हुए, जब भी अनईज़ी हुए, तो पाक फौज ने हमें सहारा दिया। पाक फौज ने हमेशा पाकिस्तान की सरहदों की हिफाजत की है, और ये मैं बताना चाहता हूँ कि वाकई जो इस वक्त पाक फौज को सियासत में घसीटा जा रहा है या उन पर बिला जवाब तनकीद की जा रही है, ये लोग अपना मतलब चाहते हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने PTI के मार्च में जाम बाहक होने वाले वज़ीराबाद के मौज़म गोंदल, सहाफ़ी सदफ नईम, राहवाली के सामिर अली और लाहौर के हसन बलोच के लिए फीकस 50 लाख रुपए की इमदाद की मंजूरी दी है। वज़ीर-ए-आज़म ने ज़ाब्ते की कार्रवाई फौरी मुकम्मल करके चेक मुतासिरीन के अहल खाना को पहुँचाने की हिदायत की है। नाज़रीन, यहाँ पर आपको बताएं कि रावलपिंडी और इस्लामाबाद की तमाम सड़कें ट्रैफिक के लिए खोल दी गई हैं। रावलपिंडी मरी रोड, एयरपोर्ट रोड, पीर बधाई मोड़ पर ट्रैफिक रवानवा है। रावलपिंडी मोटरवे M1 और M2 पर ट्रैफिक बहाल है। रावलपिंडी IJP रोड, सवा कैंप, GT रोड, टेक्सला और गुजर खान से भी रुकावटें हटा दी गई हैं। इस्लामाबाद में एक्सप्रेस चौक और नादरा चौक से रेड जोन का दाखिली और खारजी रास्ता बंद है। इस्लामाबाद की दीगर तमाम शाराएं ट्रैफिक के लिए खुली हैं। टोबा टेक सिंह की तहसील पीर महल के अवाम ने इमरान खान के लॉन्ग मार्च को मुस्तरद कर दिया है। अवाम का कहना था लॉन्ग मार्च मुल्की मफाद और मईशत के खिलाफ है। इदारों के खिलाफ इल्जामात और सड़कों की बंदिश से मसाइल पैदा होते हैं। तफसील मोहम्मद नुमान चौधरी से। शहरियों ने पीर महल में आज होने वाले लॉन्ग मार्च को बिल्कुल मुस्तरद कर दिया। शहरियों ने कहा है कि आए रोज ये धरने और जो लॉन्ग मार्च की वजह से हमारा जो कारोबार है वो भी बिल्कुल मान पड़ गया है, जबकि मार्केटों की रौनकें जो है वो भी मान पड़ गई हैं। कारोबार का बेड़ा गर्क हो गया है, हर वक्त लॉन्ग मार्च का तमाशा लगा हुआ है, की वजह से हमारे कारोबार ठप होकर रह गए हैं। में इंतजार फैला रहे हैं। लॉन्ग मार्च हमारे कारोबार तबाह किए हुए हैं, उन्होंने इनसे जान छुड़वानी चाहिए हमारी। की वजह से हम सब परेशान है, सारे कारोबार करने वाले परेशान है। गुरुद्वारा पंजा साहिब हसन अब्दाल में जारी 3 रोज़ा मजहबी तकरीबात इख्तिताम पजीर हो गई हैं। 3 रोज़ा मजहबी तकरीबात का इख्तिताम रस्म भोग के साथ हुआ। इख्तितामी तकरीब में पाकिस्तान और भारत समेत दुनिया भर से हजारों की तादाद में सिख यात्रियों ने शिरकत की। इस मौके पर मेहमान यात्रियों को सरोपा, जबकि रस्म भोग के बाद सिख यात्रियों में प्रसाद तकसीम किया गया। 3 रोज़ा मजहबी तकरीबात के बाद सिख यात्रियों की वापसी का सिलसिला शुरू हो गया। तकरीबन 2500 भारतीय सिख यात्री 3 खुसूसी ट्रेनों के जरिए आज गुरुद्वारा पंजा साहिब हसन अब्दाल से लाहौर रवाना हो जाएंगे। जनेवा में अक़वाम मुत्तहिदा की काउंसिल बराए इंसानी हुकूक यूनिवर्सल पैरियोडिक रिव्यू का 41वां इजलास जारी है। इस मौके पर इंसानी हकूक़ की मुख्तलिफ तंजीमों और सिविल सोसाइटी की जानिब से भारत में जारी इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों को उजागर करने के लिए काउंसिल बराए इंसानी हकूक़ जनीवा के सामने ब्रोकन चेयर स्क्वायर पर टेंट लगाकर पोस्टर्स आवेज़ा किए गए। इन पोस्टर्स के जरिए भारत में जारी इंसानी हकूक़ की पामारियों, शिमाल मशरक़ी भारत में आर्म्ड फोर्सेज स्पेशल पावर एक्ट के तहत जारी मजालिम और अक़लियतों खुसूसन दलितों की अबतर सूरत हाल को उजागर किया गया। इस मौके पर अक़वाम मुत्तहिदा से अपील की गई कि वो भारत में जारी इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों को रोकने में अपना किरदार अदा करे। गैर कानूनी तौर पर भारत के ज़ेर कब्जा जम्मू और कश्मीर में भारतीय फौजियों ने अपनी रियासती दहशतगर्दी की ताज़ा कार्रवाई के दौरान आज जिला शोपियां में एक और कश्मीरी नौजवान को शहीद कर दिया है। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक फौजियों ने नौजवान को जिले के इलाके कप्र में तलाशी और महासरे की कार्रवाई के दौरान शहीद किया। दूसरी जानिब कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने भारत पर जोर दिया कि वह तनाज़ कश्मीर को अक़वाम मुत्तहिदा की मुतल्लिका करारदादों के मुताबिक हल करने के लिए इक़दाम करे ताकि जनूबी एशिया में अमन की राह हमवार हो सके। KMS के मुताबिक कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने श्रीनगर में जारी एक बयान में कहा कि मकबूजा इलाके में जारी खुरेजी के पीछे भारत की हठधर्मी है। बयान में अफसोस का इजहार किया गया कि भारत कश्मीर के देरीना तनाज़े के हल के लिए ठोस इक़दाम करने के बजाय कश्मीरियों को बंदूक की नोक पर खामोश कराना चाहता है। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने मिस्र के शहर शर्म उल शेख में माहौलियाती तब्दीली के हवाले से होने वाली आलमी कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान का नुक्ता नज़र मौसर तौर पर उजागर किया है। मकामी और आलमी मीडिया ने वज़ीर-ए-आज़म की मसरूफियात और कलीदी खिताब को खुसूसी कवरेज दी। तफसील रियाज बरकी से जानिए।
مصر کے ممتاز اخبار ایجپشن گزٹ کے مطابق پاکستان کے وزیر اعظم متعدد عالمی رہنماؤں سے ملاقاتوں، اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کے ہمراہ نیوز کانفرنس اور دیگر مصروفیات کے باعث ماحولیاتی تبدیلی کے حوالے سے ہونے والی کانفرنس COP27 میں توجہ کا مرکز بنے رہے۔ موقر عربی روزنامے شروق نیوز نے لکھا ہے کہ وزیر اعظم محمد شہباز شریف کے مدلل خطاب سے عالمی برادری اس بات پر قائل ہو گئی کہ ماحولیاتی تبدیلی کے اثرات سے متاثرہ ترقی پذیر ملکوں بالخصوص پاکستان کی مدد وقت کی ضرورت ہے۔ خطے کے ایک اور بڑے اخبار البلاد نے بھی وزیر اعظم محمد شہباز شریف کی مصروفیات اور خطاب کو خصوصی کوریج دی ہے۔ ممتاز عرب روزنامے الدستور نے مڈل ایسٹ گرین انیشیٹو میں وزیر اعظم کی شرکت اور ان کے خطاب کو مکمل طور پر نشر کیا ہے۔ مصر کے ایک بڑے جریدے الوطن نے وزیر اعظم محمد شہباز شریف کی کانفرنس کی تمام سرگرمیوں میں شرکت کو صفحہ اول پر کوریج دی ہے۔ خطے کے ایک اور ممتاز جریدے الاخبار نے بھی وزیر اعظم کی کانفرنس میں شرکت کے حوالے سے خصوصی مضامین شائع کیے ہیں۔ دارالہلال نے وزیر اعظم محمد شہباز شریف کی مختلف گول میز کانفرنسوں میں شرکت اور خطاب کو اپنی شہ سرخیوں کی زینت بنایا ہے۔ پاکستان کے مخصوص موسمی حالات کے باعث وزیر اعظم محمد شہباز شریف کو موسمیاتی تبدیلی کانفرنس میں خصوصی توجہ کا مرکز رہے اور ان کے دورے کو نہ صرف مقامی بلکہ عالمی میڈیا میں بھی بھرپور کوریج دی گئی۔ ریاض برقی، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، شرم الشیخ۔ ناظرین، یہاں پر آپ کو بتائیں کہ یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی نے کہا ہے کہ یوکرین کی فورسز نے 40 سے زائد قصبے روس سے واگزار کرا لیے ہیں۔ واضح رہے کہ روس نے خیرسن سے اپنی فوجیں واپس بلانے کا اعلان کیا تھا۔ ماسکو نے کہا ہے کہ فوجیں بلانے کا فیصلہ انتہائی مشکل تھا۔ یوکرین کے وزیر دفاع نے کہا کہ روسی فوجوں کو انخلا میں 1 ہفتہ لگ سکتا ہے کیونکہ ان علاقوں میں 40,000 سے زائد فوجی اہلکار موجود ہیں۔ ناظرین، ابھی آپ کو بتائیں کہ لیبیا کے دارالحکومت طرابلس کے جنوبی شہر ترہونہ میں 230 لاشیں ملی ہیں۔ عالمی فوجداری عدالت کے استغاثہ کریم اسد احمد خان نے اس لیبیا کے دورے کے بعد سلامتی کونسل سے خطاب میں اس حوالے سے تفصیلات بتائیں۔ ادارے کے سوشل میڈیا اکاؤنٹ سے جاری بیان میں کہا گیا کہ ترہونہ میں ایک اجتماعی قبر سے 230 نامعلوم نعشیں ملی ہیں، جن میں صرف چند ایک کی شناخت ہو سکی ہے۔ عالمی فوجداری عدالت کے پاس اس قتل عام کے شواہد بھی موجود ہیں۔ ناظرین، وفاقی حکومت بلوچستان کی شاہراہوں پر خصوصی توجہ دے رہی ہے۔ 4 ارب روپے کی لاگت سے تعمیر ہونے والی یوب میر علی خیل شاہراہ سے عوام کم وقت میں بہترین سفری سہولیات سے مستفید ہو رہے ہیں۔ تفصیل بتائیں گے علی خان مندوخیل۔ جی، وفاقی حکومت بلوچستان کی شاہراہوں پر خصوصی توجہ دے رہی ہے۔ یوب میر علی خیل شاہراہ جو کہ 2 صوبوں خیبر پختونخوا اور بلوچستان کو ملانے والی ایک اہم شاہراہ ہے۔ یہ شاہراہ وفاقی حکومت کی خصوصی توجہ کی بدولت 4.5 ارب کی خطیر لاگت سے کام مکمل ہو گیا ہے۔ یہ شاہراہ 2 صوبوں کو آپس میں ملاتا ہے۔ جو یوب ڈیائی خان شاہراہ تھا، اس کا جو فاصلہ تھا وہ بہت طویل تھا، لیکن یہ اس شاہراہ کی جو فاصلہ ہے یہ بہت کم ہے اور یہ عوام کے لیے بہت فائدہ مند ہے۔ جو میر علی خیل روڈ کی تعمیل سے ہمیں فائدہ ہے، ہم وفاقی حکومت کے بہت شکر گزار ہیں۔ اس شاہراہ سے یوب اور شیرانی کے لاکھوں لوگ مستفید ہو رہے ہیں۔ ناظرین، پاکستان ریلوے کی جانب سے ہزارہ ایکسپریس کو بحال کر دیا گیا ہے۔ ریلوے حکام کے مطابق ہزارہ ایکسپریس سندھ میں سیلاب کے باعث 26 اگست سے معطل تھی۔ ہزارہ ایکسپریس حویلیاں سے راولپنڈی، سرگودا، شورکوٹ، ملتان، کراچی اور اسی ٹریک سے واپس مسافروں کو سہولت فراہم کرے گی۔ جنوبی پنجاب میں ڈینگی کے مثبت کیسز کی شرح میں بتدریج اضافہ ہو رہا ہے۔ جنوری سے اب تک 7 افراد ڈینگی کا شکار ہو کر جاں بحق ہوئے ہیں۔ تفصیل جانتے ہیں فرحان مرزا سے۔ رواں سال جنوبی پنجاب بھر میں 1500 سے زائد افراد میں ڈینگی وائرس کی تصدیق ہوئی۔ محکمہ صحت کے اعداد و شمار کے مطابق خطے کے مختلف ہسپتالوں میں تشخیص ہونے والے ڈینگی کیسز کی تعداد 1500 تک پہنچ چکی ہے۔ سب سے زیادہ کیسز ملتان میں ریکارڈ ہوئے۔ بہاولپور، مظفر گڑھ اور ڈیرہ غازی خان سمیت مختلف اضلاع میں ڈینگی میں مبتلا متعدد افراد کی ٹریول ہسٹری بھی سامنے آئی ہے۔ 5 سے 10 مریض روزانہ کی بنیاد پر ہیں۔ موسٹلی وہ لوگ ہیں جو سندھ میں ٹریولنگ کرتے ہیں یا لاہور وغیرہ میں اس سائڈ کے ایریاز میں ٹریولنگ کرتے ہیں، کیونکہ وہاں پہ اس ٹائم یہ بہت زیادہ ہے ڈینگی۔ جو ہمارے پاس اس ٹائم جو شرح ہے وہ 4 to 10 ہے
और माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह जो है ना वो ये बिल्कुल ठीक होके जा रहे हैं। जनूबी पंजाब की सबसे बड़ी इलाजगाह निश्चित अस्पताल मुल्तान में 723 अफराद में डेंगू वायरस की तशखीस हुई। इस वक्त भी अस्पताल में डेंगू में मुब्तला 8 अफराद जेरे इलाज हैं। मामले की संजीदगी के पेश नज़र अस्पताल में 102 बिस्तरों पर मुश्तमिल अलहदा वार्ड मुख्तस किया गया है, जहां रोजाना की बुनियाद पर मरीजों को इलाज व मुआलजे की सहूलियात फराहम की जा रही हैं। जिला इंतजामिया और महकमे सेहत की जानिब से डेंगू से बचाव के लिए स्प्रे का अमल भी जारी है। डेंगू वायरस से बचाव में हुकूमत के साथ साथ शहरियों का भी इंतहाई अहम किरदार है। मच्छरदानी और लोशन का इस्तेमाल और अपने माहौल को साफ सुथरा रख कर ही इस वायरस से बचा जा सकता है। फरहान मिर्जा, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, मुल्तान। नामवर पाकिस्तानी प्लेबैक सिंगर ए नैयर को मद्दाहों से बिछड़े 6 साल बीत गए हैं। ए नैयर का असल नाम आर्थर नैयर था। पंजाब यूनिवर्सिटी से बहैसियत इंग्लिश टीचर अपनी अमली जिंदगी का आगाज किया। 1974 में जी रहे हैं हम तन्हा गाकर अपने फनी सफर का आगाज किया। ए नैयर को असल शोहरत गुलकारा नाहिद अख्तर के साथ गाए हुए गाने प्यार तो एक दिन होना था से मिली, जिसने उन्हें रातों रात शोहरत की बुलंदियों तक पहुंचा दिया। बड़ी दिलरुबा है ये सारी कहानी, जरा फिर से कहना। 80 की दिहाई में उनकी फिल्मी दुनिया में हुक्मरानी रही। उनके गाए हुए गीत फिल्मों की कामयाबी की जमानत समझे जाते थे। तुझको भला क्या मालूम, करता रहूंगा याद तुझे। वेदर अपडेट के साथ मैं हूं अब्दुल कदीर। नाज़रीन, महकमे मौसमियात के मुताबिक आइंदा 12 घंटे के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम खुश, जबकि शिमाली इलाका जात में सर्द रहेगा। गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम खुश्क रहा। आज रिकॉर्ड किए गए कम से कम दर्जा हरारत लह कालाम -4, अस्तोर -3, बाबूसर -2, गोपेस स्कर्दू -1, दीर कल्लात रावलाकोट 1 और ज़ियारत में 0 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। मौसम की सूरत हाल आपने मुलाहिजा की। अब आपको वापस ये चलेंगे मेन डेस्क की जानिब। शुक्रिया कदीर। यहाँ खबर ये है कि हालिया बरसात और समुद्री तूफान ने सिंध में कुदरती माहौल को शदीद नुकसान पहुंचाया। माहौलियाती आलूदगी पर काबू पाने के लिए सिंध यूनिवर्सिटी कैंपस ठट्टा में एक जदीद लेबॉर्ट्री का इफ्तिताह किया गया है। तकरीब में मौजूद है हमारे नुमाइंदे मिर्जा हसन बेग। मिर्जा हसन बेग बताइएगा क्या सूरत हाल है। दुनिया भर में इस टाइम आलूदगी ने बड़े मसाइल पैदा किए हैं। वहाँ ठट्ठा के अंदर भी हालिया बरसात और समुद्री तूफ़ान के बाद माहौलियाती आलूदगी पैदा हो गई है और ख़ास तौर से समंदर में जो मैंग्रोव के दरख्त है उनको बड़ा शदीद नुकसान पहुँचा है। ये मैंग्रोव के दरख्त तूफ़ान को भी रोकते थे, उसके अलावा आबी जानवरों को भी तहफ़्फ़ुज़ फराहम करते थे। वो दरख्त भी काफ़ी हद तक ख़त्म हो गए। इसके अलावा जो आबी जानवर हैं दरिया और समंदर के अंदर उनको बड़ा नुकसान पहुँचा है। पला मच्छी जो हमारे सिंध की बड़ी मशहूर मछली है उसकी जो है नस्ल कशी हो गई है। ये मछली न सिर्फ ठट्टा बल्कि पाकिस्तान और उसके अलावा बाहर ममालिक में भेजी जाती थी। इस तरह आबी जानवरों को नुकसान भी हुआ है। इन तमाम नुकसानात को रोकने के लिए सिंध यूनिवर्सिटी कैंपस के अंदर एक आज सेमिनार मुनक़िद हुआ जिसमें तमाम माहिरीन ने राय दी है कि आलूगी को किस तरह काबू किया जा सके। ये रिसर्च लेबॉर्ट्री यहाँ पे बाकायदगी से काम करेगी, यहाँ के जो इश्यूज़ हैं उनको हाईलाइट करेगी, उसके साथ साथ MOUs और कोलैबोरेशन करेगी गवर्नमेंट ऑफ सिंध के साथ। कोशिश हम ये करेंगे कि सारे स्टेक होल्डर्स को मिला के बिठा के हम इस कारवां को आगे ले चलेंगे ताकि ये पूरा सिलसिला जो है कामयाबी की तरफ जाए और हम सॉल्यूशंस जो हैं कोस्टल के उनको हम अच्छे तरीके से हल करें। हमारे पास डायरेक्टर सेंटर फॉर कोस्टल एंड डेल्टिक स्टडीज़ ने जो कोस्टल डिपार्टमेंट बनाया और ये जो मरीन लेबॉर्ट्री, ये दोनों कोऑर्डिनेशन में काम करेंगे ताकि हम जो क्लाइमेट पे इम्पैक्ट है उनको कंट्रोल कर सकें और हमारी जो यूथ है उनको अवेयर करा सकें कि वो प्लांटेशन के ज़रिए अपने एनवायरनमेंट को क्लीन करने के लिए जो भी मेथड्स वो फॉलो कर सकें। हमने रिसर्च प्रोजेक्ट इनिशिएट किया है जिसमें जो हमारा कोस्टल बेल्ट है उस पर जो एक्वा लाइफ है या इवन जो है फाना एंड फ्लोरा है उसके ऊपर जो है वो रिसर्च वर्क है और उसके लिए यही हम चाह रहे हैं कि किसी भी किस्म की जो नुकसानात हैं जो क्लाइमेट चेंज से हैं उसी को मिनिमाइज़ कर सकें। जदीद लेबॉर्ट्री का भी इफ्तिताह हुआ है जिसमें माहिरीन उस लेबॉर्ट्री में जो भी माहौलियाती आलूदगी होगी उस पर रिसर्च करेंगे कि क्यों पैदा हुई और उसके खात्मे के लिए फिर हुकूमत को तजावीज़ भेजा करेंगे।